खुशामदीद दोस्तों। आज की कहानी। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वह रहमान भाई के मकान की पहली मंजिल की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थी। यह खिड़की हमारे आंगन में खुलती थी और कानूनन उसे बंद रखा जाता था, क्योंकि पर्दे वाली महिलाओं का सामना होने का डर था। रहमान भाई वेश्याओं के जमादार थे। कोई शादी ब्याह खुला बिस्मिल्लाह की रस्म होती तब रहमान भाई औने पौने इन रंडियों को बुला देते और गरीब के घर में भी एक बार वहीदा जान, मुश्तरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। किंतु मोहल्ले टोले की लड़कियां और बच्चियां इनकी नज़र में अपनी सगी माँ बहनें थी। इनके छोटे भाई बंधु और गेंदा आए दिन ताक झाक के सिलसिले में सर फुटोवल किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नज़रों में कोई अच्छा स्थान नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी में ही अपनी साली से जोड़ तोड़ कर ली थी। इस अनाथ साली के सिवाय उस बहन के और कोई आसरा न था। बहन के यहाँ पड़ी थी, उसके बच्चे पालती, बस दूध पिलाने की कसर बाकी थी। सारा गूमूत वही करती थी और फिर किसी नकचढ़ी से उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल खाला की सूरत है। घर पर रहमान की बीवी चाहे बहन की दुर्गति बनाती हो, पर कभी पंचों में यह नहीं माना। यही कहा करती थी कि जो कुंवारी जो कुछ कर कहेगा उसकी आंखों के सामने आएगा। हाँ, वर की तलाश में सदैव सूखा करती थी, पर वह इस कीड़ों भरे कबाब के लिए कहाँ जुट पाता। एक आंख में बड़ी कोड़ी सी फूली, पैर में भी एक छोटा जरा था। कूल्हा दबाकर चलती थी। सारे मोहल्ले से उसका एक अजीब तरह का बायकाट हो चुका था। लोगों का रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमाकर कह देते, मोहल्ले की रहने की इजाजत दे रखी थी, यह क्या कम मेहरबानी थी। रहमान भाई इसी में अपना सम्मान समझते थे। यही कारण था वह हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर लंबी लंबी गालियां दिया करती, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे। मजिस्ट्रेट से कौन बैर मोल ले। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि हमारी इकलौती सगी फूफी बादशाही बेगम है और ये लंबी लंबी गालियां हमारे ही खानदान को दी जा रही हैं। अम्मा का चेहरा फक था और वह अंदर कमरे में सहमी बैठी थी, जैसे बिच्छू फूफी की आवाज इन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे छमाहे इसी प्रकार बादशाही बेगम रहमान भाई की खिड़की में बमकती। अब्बा मियाँ इनसे जरा सी आड़ लेकर मजे से आराम कुर्सी पर देर तक अखबार पढ़ते रहते और अवसर पाकर किसी लड़के वड़के के द्वारा कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूफी बादशाही और फिर आतिशबाजी छोड़ने लगती। हम लोग सब खेलकूद पढ़ना लिखना छोड़कर आंगन में झुंड बनाकर खड़े हो जाते और मुड़ मुड़ कर अपनी प्यारी फूफी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की में वह बैठी थी वह सारी खिड़की उनसे रुकी थी। अब्बा मियाँ से इतने मिलते जुलते चेहरे की थी जैसे वे ही मूछ लगाकर दुपट्टा ओढ़कर बैठ गए हों, और गालियां और कोसने सुनकर हम भी लोग बड़े आराम से उन्हें तका करते थे। 5.5 फुट का कद, 4 अंगुल चौड़ी कलाई, शेर सा कल्ला, सफेद बंगून बाल, बड़ा सा मुंह और बड़े बड़े दांत, भारी सी ठोड़ी, आवाज में माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से कुछ एक ऊंची ही होगी।
फूफी बादशाही सदैव सफेद कपड़े पहना करती है। जिस दिन फूफा मसूद अली ने मेहरानी के साथ किलोले शुरू की थी तो फूफी के बट्टे से सारी चूड़ियां छनाछन तोड़ डाली, रंगीन दुपट्टा उतार दिया और उस दिन से ही उन्हें महरूम या मर जाने वाला कहा करती थी। मेहत रानी को छूने के बाद उन्होंने वे हाथ पैर अपने शरीर से न लगने दिए। यह किस्सा भरी जवानी में हुआ था और वे तब से रंडापा धपला रहे थे। मेरे अब्बा मेरी अम्मा के चचा लगते थे और शादी से पहले जब वे छोटी थी तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था और जब उनकी मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इसी भयानक देव से होने वाली है तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारी से अफीम चुराकर खा ली थी। अफीम अधिक नहीं थी और कुछ लोट-पोट कर अच्छी हो गई। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। इनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना जो अब्बा के फूफीजात भाई भी थे और बुजुर्ग दोस्त भी, उन्होंने समझा बुझाकर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर वे रहे भूखे प्यासे टहलते रहे और अंध खुली आंखों से मेरी अम्मा ने इनका चौड़ा चकला साया बेचैनी से तड़पते देखा। उमराव भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो देव आवाज से लरज थी। नाना मियाँ हंसे, नहीं बिरादर, खातिर जमा रखो, कुछ न होगा। तो दोस्तों सुनते रहिए हिंदी स्टूडियो में सच्ची कहानियां। फिर लेकर आते हैं हम आपके लिए सच्ची कहानी।